गुड मॉर्निंग। चलो, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफिकल सिनारियो है उसके बारे में। तो जियोग्राफी वाला सेक्शन शुरू हो चुका है और इसमें हम बात कर रहे थे यहाँ का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, किस तरह के बाउंड्रीज यहाँ पे बनते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। उसी में से कुछ चीज़ें थोड़ा सा और जो है मैं ऐड कर रहा हूँ जियोग्राफिकल सिनारियो में, या जो भी जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो बाउंड्रीज बनते हैं, उसमें से क्या खास चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें जियोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह के बारे में, बाउंड्रीज वगैरह के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड का सेंस मैंने बताया था कि ना तो किसी भी तरह का वो सी बाउंड्री बनाता है, या फिर बोलना चाहिए समुद्री सीमा रेखा बनाता है, और न ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट करता है। तो जितना भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो सभी दूसरे राज्यों से जो है घिरे हुए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो अगर मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड स्टेट है तो यहाँ पर हर राज्य में कुछ न कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, या भू आवस्थित जो है जिला कहलाते हैं। अब भू आवस्थित जिला क्या होता है? अब कोई भी स्टेट जो है, अगर वो किसी भी तरह के दूसरे मतलब कि कंट्री से, किसी देश से जो है किसी भी तरह का बाउंड्री क्रिएट नहीं करता है, तो वो स्टेट ही अपने आप में क्या कहलाता है? वो लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाता है। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाता है। अब अगर स्टेट के अंदर में जो है ढेर सारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, समझो इस तरह से, ऐसे करके। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट है एक, दूसरा ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से ऐसा करके। अब ये बहुत सारे यहाँ पे राज्य बने हुए हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश है तो इधर उत्तर प्रदेश होगा, इधर छत्तीसगढ़ होगा, है ना। तो अगर मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट इस राज्य के साथ में कोई बॉर्डर क्रिएट करता है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका इंटर स्टेट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, मतलब अंतरराज्यीय सीमा वाला जो है जिला कहलाता है। लेकिन बहुत सारे उस राज्य के अंदर में ऐसे भी जिले होंगे जो किसी भी तरह से दूसरे राज्य से सीमा नहीं बनाएंगे, बाउंड्री नहीं क्रिएट करेगा। तो उस कंडीशन में इस डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब भू आवस्थित जिला वो जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ में अंतरराज्यीय सीमा या इंटर स्टेट जो है बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहा है। ऐसे जिलों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में 19 है टोटल। पहले जो है ये 18 था, लेकिन अब जो है नया जिला बनने के साथ में ही इसके नंबर जो है वो हो गया है। मऊगंज जो जिला बना उसके बाद में जो है ये जो है एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है ये 19 हो गया है इसके नंबर, अगर हम बात करें तो। अगर हम इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वर्तमान में जो है 36 है, 36 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ये बनाता है आपका दूसरे उसके राज्यों के साथ में बाउंड्री। तो इसकी संख्या है 36। तो कुल मिलाकर के ये 55 जिलों के हिसाब से देखा जाए तो 19 अभी भू आविष्ठित जिले हैं और 36 अभी ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने भू आविष्ठित जिले हैं, कितने लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं? तो उसकी संख्या है 19। आपसे पूछ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा वाले जिला कहलाते हैं, या इंटर स्टेट बाउंड्रिंग या बॉर्डरिंग जो है डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं? तो 36 ऐसे जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलो, अब हमको पता है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से 5 राज्यों से घिरा घिरा हुआ है चारों तरफ, और मैंने इसका लोकेशन आप लोग को समझाया था कि कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा स्टेट है। तो आप यहाँ पे एक बार और देख सकते हो, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश बीच में है, और छत्तीसगढ़ जो है इसके इस साइड में है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है।
अच्छा सॉरी, मैंने मऊगंज बोला था ना, मतलब कि मैहर जो है आपका एक नया भू आविष्ठित जिला बन चुका है, तो याद रखना है इसको। मैहर जो नया जिला बना है हमारा 54th नंबर का, ये एक भू आविष्ठित जो है जिला है, एक लैंड लॉक्ड जो है डिस्ट्रिक्ट बना है ये। तो इसीलिए पहले जो है 18 था, अब इसमें जो है एक जुड़ गया है, तो 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 जो है आपका लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब चूंकि दो नए जिले बने हैं, पांढुर्ना ये जो है आपके महाराष्ट्र के साथ में ये बाउंड्री क्रिएट करता है, और उत्तर प्रदेश के साथ में जो है बाउंड्री क्रिएट करता है मऊगंज। तो ये दोनों जो है आपके कैसे जिले हैं, ये आपके इंटर स्टेट बाउंड्रिंग वाले जिले हैं, या इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो है जिला है मऊगंज और पांढुर्ना। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना है। पहले छिंदवाड़ा जो है आपका ये होता था। अच्छा यार, इसको एक चीज और वो करना है, क्योंकि छिंदवाड़ा और पांढुर्ना के बाद में अभी क्लियर कट वो नहीं पता चला है। तो अगर छिंदवाड़ा जो है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, उस केस पे जो है ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में 20 हो जाएगा, और वो जो है 36 से 35 हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जहां तक है ये ऐसा ही होना चाहिए कि इसका निचला हिस्सा ही जो है आपका छिंदवाड़ा का वो बना हुआ है पांढुर्ना, तो इसलिए जो है ये अब 20 हो जाएगा। अगर हम अपडेट करें तो इसको याद रखना है कि अब ये जो लैंड लॉक्ड है वो 20 हो जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा भी जो है अब कैसा है आपका, ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनेगा जो कि लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक इंक्रीज करके 20। हालांकि देखो ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, अगर कुछ होता है तो मैं आप लोग को इसको और अपडेट करा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे याद रखो, 20 और 35 करके याद रखो इसको। ठीक है, क्योंकि ये 5 अक्टूबर को ही, और बाउंड्री जो है क्रिएट जिस तरह से हुआ है उसको क्लियर कट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखना है, जहां तक मुझे लगता है पांढुर्ना एक नया जो है आपका इंटर स्टेट बॉर्डर वाला जो है एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और छिंदवाड़ा एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो उसके नंबर जो है आपके बढ़ जाएंगे, 20 और 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो अगर ऐसा होता है तो। बाकी जो है रीवा अभी भी जो है एक इंटर स्टेट बाउंड्री वाला डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में बनाएगा, और मऊगंज भी एक नया जो है इंटर स्टेट बाउंड्री वाला जो है एक जिला बनेगा। ठीक है, तो मऊगंज के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। सतना एक इंटर स्टेट बाउंड्री मतलब सतना एक इंटर स्टेट बाउंड्री वाला जिला रहेगा, लेकिन मैहर जो है आपका एक ऐसा जिला बनेगा जो कि लैंड लॉक्ड ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है नए जिलों के बारे में जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ऑफिशियली कुछ भी ऐसा डेटा आता है तो मैं अपडेट करूंगा आप लोग को। और ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सा जो है यहाँ पर जिले जो है इंटर स्टेट बाउंड्री क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहां से यहां तक ये जो है आपका यूपी वाला हिस्सा है। ठीक है, ये आपका सीजी वाला हिस्सा है, ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये आपका जो हिस्सा है ये गुजरात वाला हिस्सा है, और ये राजस्थान। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो है टोटल जो है 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में अभी जो है वो करते थे। अब रीवा के साथ में मऊगंज बन चुका है, तो अब ये 15 हो जाता है, टोटल नंबर जो है इसका 15 हो जाता है। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इस केस में एक मऊगंज नया बना है जो कि इसके साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में ये बनाएगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश के साथ में जो पहले 14 था, अब 15 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, वो है मतलब आपका राजस्थान है, जहां से 10 जो है जिले यहाँ से बाउंड्री क्रिएट करते हैं मध्य प्रदेश के। गुजरात के केस में बात करें तो सिर्फ जो है आप देख सकते हो ये जो झाबुआ वाला है और अलीराजपुर है, ये दो ही ऐसे जिले हैं जो इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ दो जिले इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अब जो है अगर छिंदवाड़ा लैंड लॉक्ड हो जाता है तो ये पांढुर्ना वाला इलाका इसमें आ जाएगा, और कुल मिला के जो है ये 9 क्रिएट होगा यहां से वो।
इंटर स्टेट बाउंड्री वाले 9 जो है जिले इसके अंतर्गत आएंगे। रही बात छत्तीसगढ़ के केस में, तो छत्तीसगढ़ के साथ में जो है अब टोटल जो है वर्तमान में भी अभी 6 जो है ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हो ये सिंगरौली वाला हिस्सा है, फिर सीधी वाला हिस्सा है, शहडोल है, अनूपपुर है, ये सभी जो है इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, डिंडोरी जो है छत्तीसगढ़ के साथ में, फिर मंडला जो है छत्तीसगढ़ के साथ में, और लास्ट में जो है बालाघाट है जो कि छत्तीसगढ़ के साथ में क्रिएट करता है बाउंड्री। यहां से आप देखोगे तो ये यूपी से जो है स्टार्ट होता है आपके मुरैना, भिंड, फिर उसके बाद में दतिया, आप इस साइड से देखोगे अंदर से शिवपुरी है, फिर अशोकनगर है, फिर सागर भी है जो इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है, फिर छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवारी है, और जो छतरपुर इधर से बंद है, इधर से क्रिएट करता है। देन उसके बाद में पन्ना वाला जिला है वो यहाँ से बाउंड्री क्रिएट करता है। फिर उसके बाद में सतना है, रीवा है, और अब जो है मऊगंज जो है इसी कैटेगरी में आएगा। तो मऊगंज भी जो है इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके साथ में जो है सिंगरौली भी जो है बाउंड्री क्रिएट करता है उत्तर प्रदेश के साथ में। इधर आप देखोगे राजस्थान में तो ये मुरैना तो है ही साथ शिवपुर का एरिया है, फिर ये शिवपुरी एरिया है, फिर गुना है जो कि इसके साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है, राजगढ़ का क्षेत्र है जो बाउंड्री क्रिएट करता है, आगर मालवा है, फिर उसके बाद में मंदसौर है और नीमच है, और मंदसौर जो है इस साइड से भी क्रिएट करता है, हालांकि उसके एक ही काउंट करेंगे। रतलाम का क्षेत्र है जो कि राजस्थान से वो करता है, और झाबुआ का क्षेत्र है जो कि राजस्थान के साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है। तो 10 ऐसे जिले हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम जो है एरिया है वो कौन क्रिएट करता है, तो याद रखना है नीमच एक ऐसा जिला है जो मैक्सिमम बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, या मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री जो है क्रिएट करने वाला जिला कौन सा है, नीमच है। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सा राज्य के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री क्रिएट हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट है, मैक्सिमम जो है इंटर स्टेट बॉर्डर क्रिएट करता है राज्य के तौर पे। कौन सा राज्य, यूपी और मध्य प्रदेश के बाद। डिस्ट्रिक्ट के तौर पे पूछेगा तो नीमच जो है मध्य प्रदेश का, वो सबसे ज्यादा जो है एरिया अपना किसी भी दूसरे राज्य के साथ में शेयर कर सकता है, करता है। ठीक है, इसका ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा जो है, इसका 70% जो हिस्सा है वो राजस्थान के साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा राज्य के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री क्रिएट करता है, तो उत्तर प्रदेश। और अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देगा तो याद रखना है मिनिमम जो है आपका, या लिस्ट जो है इंटर स्टेट बॉर्डर जो है किसके साथ में बनता है, तो गुजरात के साथ में बनता है। केवल और केवल 2 जो है जिले इसके साथ में क्रिएट करता है इंटर स्टेट बाउंड्री। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, गुजरात सबसे कम। अगर जिले के तौर पे देखा जाए तो नीमच का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा खुला हुआ है इंटर स्टेट बॉर्डर की, अगर हम केस में बात करें तो। ठीक है, चलो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है बॉर्डर के बारे में, जैसे कि मुरैना एंड शिवपुरी, ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं विच फॉर्म द बॉर्डर विद द यूपी एंड राजस्थान। आप देख सकते हो मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं जो कि बॉर्डर क्रिएट करता है यूपी और राजस्थान के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब अगर आप यहां से देखोगे तो ये मुरैना जिला है, ठीक है, ये मुरैना जिला है, और मुरैना जो है यूपी के साथ भी बॉर्डर क्रिएट कर रहा है और राजस्थान के साथ में बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ में भी और यूपी के साथ में भी। इसके अलावा जो है आप देखोगे तो ये शिवपुरी का डिस्ट्रिक्ट है, तो शिवपुरी जो है इस एरिया से, जो ईस्ट वाला एरिया है उससे राजस्थान से क्रिएट करता है, और जो वेस्ट वाला रीजन है इस क्षेत्र से यूपी के साथ में बॉर्डर क्रिएट करता है। तो याद रखना है मुरैना और शिवपुरी राजस्थान और यूपी दोनों से जो है ये बाउंड्री क्रिएट करता है। पहली बात हो गई। दूसरा यहाँ पे है शिवपुरी इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच बॉर्डर यूपी इन द ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट। तो एक मात्र ऐसा जिला है जो 2 अलग अलग हिस्सों से 2 अलग अलग राज्यों के साथ में बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। तो इसको भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मुरैना और शिवपुरी को याद रखना ही है। बालाघाट के बारे में पूछता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है, तो याद रखना है बालाघाट एकमात्र जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से बाउंड्री क्रिएट करता है। आप यहां से देख सकते हो ये आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, और बालाघाट ये आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है,
तो बालाघाट आपका यहां से महाराष्ट्र के साथ क्रिएट करता है और इस हिस्से से जो है छत्तीसगढ़ के साथ में बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है। तो सीजी के साथ में यहां से और यहां से, तो बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ में जो है बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जहां से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे अलीराजपुर इज द डिस्ट्रिक्ट दैट फॉर्म्स द बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो दो ऐसे जो है राज्य हैं जिनके साथ में अलीराजपुर जो है बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। इसको भी आप देख सकते हो, गुजरात और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है और ये जो है आपका गुजरात वाला हिस्सा है। तो यहां से ये अलीराजपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है और देख सकते हो कि इस एरिया से जो है ये गुजरात के साथ में बाउंड्री क्रिएट कर रहा है और यहां से महाराष्ट्र के साथ में। अब मैं क्यों इतना डीप में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डीप है, ये बेसिकली पिछले अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मे भी आपसे रिपीट कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, सारे आपको जिलों को याद नहीं रखना है कि 15 जिला उत्तर प्रदेश से बनाता है तो सारे के सारे जिला याद रखना मुश्किल होता है, तो हमारे एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट के साथ में मल्टी बॉर्डर जो है बनाते हैं, एक तरह से बोलना चाहिए, तो उस मल्टी स्टेट बॉर्डर जो क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए बालाघाट को याद रखना है, शिवपुरी को स्पेशली याद रखना है, दो अलग अलग साइड से। मुरैना है जो राजस्थान यूपी से बना रहा है ना, अलीराजपुर है गुजरात और महाराष्ट्र से बना रहे हैं। इस टाइप की चीजें एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि गुजरात और राजस्थान दोनों के साथ में बॉर्डर क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हो गया झाबुआ, ये गुजरात है जिसके साथ में इस साइड से बना रहा है और ये आपका राजस्थान है, तो राजस्थान के साथ में यहां से बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे नीमच के बारे में, मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि नीमच का जो मैक्सिमम इंटर स्टेट बॉर्डर वाला है डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। तो नीमच का जो है पूरा हिस्सा जो है यहाँ से ओपन है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम जो है बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब किसके साथ करता है, तो पूरा हिस्सा अपना शेयर करता है राजस्थान के साथ में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, नीमच मैक्सिमम बॉर्डर क्रिएट करने वाला डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। चलो एक चीज और आप यहां से देख सकते हो, द शेप ऑफ मध्य प्रदेश इज लाइक सिटिंग कैमल। बैठा हुआ ऊंट की तरह जो है ये दिखाई देता है, बैठा ऊंट की तरह जो है ये दिखाई देता है। अब ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि इसका जो शेप है वो बैठे हुए ऊंट की तरह दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है। तो ये आंसर है आपका कि मध्य प्रदेश का शेप कैसा है, तो सिटिंग कैमल की तरह है। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है और ये सीजी वाले हिस्से में तो पूछता ही है। जो मध्य प्रदेश का जो नया स्टेट बना मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़, उसका शेप कैसा है, तो वो सी कैंपस की है, समुद्री घोड़ा, जिसको हिप्पो कैंपस भी बोला जाता है। ठीक है, एक तो हालांकि हिप्पोपोटेमस भी होता है, उसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली सी हॉर्स की तरह एक छोटा सा जीव होता है, समुद्री जीव होता है, जो उसका साइज जो है एकदम टाइनी सा होता है, लेकिन उसका शेप जो है हॉर्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए जो है उसको सी हॉर्स कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का शेप जो है छत्तीसगढ़ का, वो हिप्पोकैम्पस की तरह है, और मध्य प्रदेश का अब जो वर्तमान में जो एक उसका शेप है वो सिटिंग कैमल या बैठा हुआ ऊंट की तरह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में। अब जियोग्राफिकल फैक्ट्स में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जियोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से इंडिया जो है साउथ एशियन कंट्री है, दुनिया का एक साउथ एशियन कंट्री के अंडर में आता है, ठीक है, दक्षिण एशियाई देश माना जाता है। किस रीजन में है, तो बेसिकली हमारा, जैसे कि मैंने पहले इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी अक्षांश में है, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, मतलब कि ईस्ट वाले पार्ट में है। अगर हम अर्थ मतलब कि पूरी दुनिया को ऐसे वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस हिस्से में है भारत। तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है और साथ ही साथ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जिसकी वजह से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है। मध्य प्रदेश क्या है, तो मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया कहलाता है, या हार्ट ऑफ रीजन भी कहते हैं, लेकिन जियोग्राफिकली इसको बोला जाए तो इसको बोला जाता है सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो है मध्य क्षेत्र ये कहलाता है। मध्य प्रदेश इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड स्टेट, ठीक है। द स्लोप ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉर्थ फेसिंग। अब आपको ध्यान रखना है कि जो स्लोप है, ढलान है इसका, ये नॉर्थ फेसिंग है, मतलब कि जो भी नदियां वगैरह होती है वो ज्यादातर नदियां जो है उत्तर की तरह बहती है, और खास करके जो है उत्तरी क्षेत्र तो नॉर्थ फेसिंग ही है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश का जो स्लोप है, ढाल है, ये ढलान जो है
नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ इसका ढाल है। साइज की बात करें इसका तो सेकंड लार्जेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि ये राजस्थान के बाद में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है। और इसका जो एरिया है वो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। 9.38% जो है एरिया है इंडिया का। पॉपुलेशन के बारे में भी जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो पॉपुलेशन है वो 7,26,00,000 और 26,000 के आसपास में है अप्रोक्सीमेटली 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। और मध्य प्रदेश जो है, जैसे कि साइज में ये सेकेंड लार्जेस्ट है, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से जो है जब से तेलंगाना बना है तब से ये 5th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया कहलाता है। 5.99%, कई जगह इसको 6% भी बोल देता है। अप्रोक्सीमेटली 6% जो पॉपुलेशन है वो होल्ड करता है मध्य प्रदेश भारत का। तो ये जो है लगभग जो है 5.99 या लगभग 6% जो पॉपुलेशन इसके पास है। अगेन बात कर रहा हूं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये 5th है पॉपुलेशन में और सेकंड है साइज वाइज या एरिया वाइज। चलो, एक चीज मुझे थोड़ा सा एडिट करना था। पिछले क्लास में मैंने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला सेक्शन है उसमें मैंने एक डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, तो उसको मैं आप लोग को यहाँ पे एडिट करा दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, और उस हिस्से में जो है एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैंने गलत बता दिया था, है ना। तो उसको एडिट कर लेना। मैं हालांकि वो पीडीएफ जो शेयर किया उसको भी एडिट करके डाल दूंगा। ये शाजापुर से रिलेटेड है। एक्चुअल में मैंने आगर मालवा बोल दिया था शायद जल्दबाजी में, तो वो जो है शाजापुर है, आगर मालवा नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। अच्छा, एक चीज और पूछता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन क्या है। देखो, एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो 23.30 पोजीशन है, लेकिन इसको ज्यादातर जगह में 23.5 डिग्री बोल दिया जाता है ना। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, 23.30 या 23.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, या औसतन जो है इसका जो डिग्री है, ये एंगल है, वो 23.5 डिग्री बोल दिया जाता है ना। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस नदी के पैरेलल है। तो याद रखना है, बेसिकली नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश को दो हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बांटता है। जब नदी वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा आपको। फिलहाल आप समझो, नर्मदा नदी जो है उसके पैरेलल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी के जो है लंबवत है, सॉरी पैरेलल है, समांतर है। और ये डिवाइड करता है दो रीजन में, इक्वल पार्ट में बांट देता है मध्य प्रदेश को, जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट से जो है होकर गुजरता है। एक चीज और मिसिंग था, वो था आईएसटी लाइन को लेकर के। तो मैंने उस टाइम में आप लोग को आईएसटी लाइन के बारे में नहीं बताया था। तो आईएसटी लाइन होता है बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोला जाता है इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब बेसिकली जो है, जैसे कि ये आपका लैटिट्यूड लाइंस हैं जो कि इक्वेटर से ऊपर नीचे जो है 1 डिग्री के उसमें बटा हुआ है। उसी तरह से पूरी दुनिया को जो है अलग अलग जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस में भी काटा गया है ना, इस टाइप से। तो बेसिकली ये जो 0 डिग्री है इसको जीएमटी टाइम लाइन बोला जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोला जाता है, जो कि लंदन के एक ग्रीनविच करके गांव है उसको बेस माना जाता है ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये 0 है डिग्री, उसी को जीएमटी टाइम लाइन बोलते हैं। अब होता क्या है, ये जो टाइम लाइन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चलता है। अब जो रीजन जिस रीजन में होगा या जिस हेमिस्फेयर में होगा, नॉर्दर्न में है, सदर्न में है, या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, उसके हिसाब से टाइम जो है चेंज हो जाता है ना। तो आप देखोगे कि हर 1 डिग्री के बाद में टाइम लाइन चेंज होते जाता है। अब इसलिए जो है एक टाइम लाइन क्रिएट करना जरूरी था, तो जो कि 0 डिग्री में है उसको जीएमटी टाइम लाइन बोला जाता है। और सारा टाइम लाइन को अलग अलग देशों में से जीएमटी से कंपेयर किया जाता है। तो हमारे भारत का जो टाइम लाइन है वो 5.5 घंटा जो है आगे है इस जीएमटी से। ठीक है, तो जीएमटी प्लस जो है 5.5 घंटा है आपका आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इसीलिए 5.5 घंटा पहले जो है आपका ब्रिटेन से अगर कंपेयर करोगे या जीएमटी टाइम लाइन से कंपेयर करोगे तो 5.5 घंटा भारत जो है आगे है। उसका सिंपल से रीजन है, जहां से सूरज निकलता है, क्योंकि ईस्ट से निकलता है और भारत में पहले निकलेगा, देन उसके बाद में धीरे धीरे इस साइड के जितने भी देश है उसमें बाद में सूरज निकलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से जो है टाइम लाइन चेंज होता है। बहरहाल आप ये बस समझो कि आईएसटी टाइम लाइन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है, भारत की समय रेखा है
जहां से हमें, क्योंकि देखो भारत भी पूरा फैला हुआ है ना चारों तरफ, यहां से लेकर यहां तक। अब क्या होता है कि इस हिस्से में अलग टाइम है, इस हिस्से में अलग टाइम है, तो कोई ना कोई तो एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए ना। इसीलिए एक टाइम लाइन खींचा गया जो कि एक तरह से बोलना चाहिए 23.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री को माना गया। तो यही जो है आपका आईएसटी लाइन है भारत की। ये जो आईएसटी लाइन है मध्य प्रदेश में कहां से गुजरता है? हाँ यार, बेसिकली जो है आईएसटी टाइमलाइन जो है आपके यूपी से गुजरता है। इसके बाद में जो है आपके, जैसे इस साइड से आप जाते जाओगे ऐसे करके, अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो ऊपर में जो है आपका आता है यूपी, जो कि यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। जैसे कि वहां मेनली जो है सबसे सेंटर माना जाता है प्रयागराज का, जो लूनी करके जगह है, उस एरिया को बीचों बीच माना जाता है। ठीक है, इसी टाइम लाइन से जो है ये, इसी नैनी करके जगह है, सॉरी नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको जो है बेस माना जाता है। तो सबसे पहले वही इंटर होता है, देन उसके बाद में आपका एमपी आता है, और एमपी का जो है सिंगरौली करके जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां से गुजरता है, या सिंगरौली से होकर के आईएसटी लाइन गुजरती है। तो आपको समझना यह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, और जो ये है आईएसटी लाइन है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, वो है आपका सिंगरौली। इसका जो पोजीशन है वो 82.30 है। अब आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का जो मैंने बताया था, यहां से यहां तक का जो लोकेशन मैंने समझाया था, वो 74 डिग्री और 9 मिनट था, और जाता कहां था 82 डिग्री 48 मिनट तक। तो देखो औसतन माना जाता है 82.5, और इसीलिए जो है आपका 82.48 किसके अंदर में आएगा, 82.5 के अंतर्गत आएगा। इसीलिए सिंगरौली के बिल्कुल किनारे से होकर के गुजरता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यूपी से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ में चला जाता है ना, सीजी में चला जाएगा, और उसके बाद में ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो 5 राज्यों से ये जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस टाइप से जो है ये 5 राज्यों से होकर के नीचे से गुजरता है। मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। चलो एक चीज और याद रखना है, लगभग लगभग जैसे कि मैंने बताया कि हर एक हिस्से में अलग अलग टाइम लाइन होता है, वो डिपेंड करता है उसके लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन जो टाइम लाइन्स होते हैं, या जो देशांतरी रेखाएं कहलाते हैं, ये कितने एंगल में फैला हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे 74 से शुरू हो रहा है और ऑलमोस्ट जो है 83 तक जा रहा है, मतलब एक अप्रॉक्स देखा जाए तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टाइम का जो है डिफरेंस है, एक गैप है यहाँ पे, और गैप होने की वजह से जो है यहाँ पर हर एक लाइन के जितने लाइंस यहाँ पे होंगे, जैसे कि इस केस में आप देखोगे तो यहाँ 6 और 3 8 है यहाँ पे। ठीक है, 8 है, और हर एक मेरिडियन का 1 डिग्री जैसे जाता है तो वो 4 मिनट का जो है गैप हो जाता है। 1 डिग्री में 4 मिनट, दूसरे डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग लगभग 32 मिनट तो ऐसे ही हो जा रहा है, लेकिन माना जाता है कि लगभग लगभग 34 मिनट का गैप है, अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट की हम बात करते हैं तो। मतलब कि मध्य प्रदेश के ईस्ट हिस्से और वेस्ट हिस्से में कितने टाइम का डिफरेंस है, 34 मिनट का टाइम का डिफरेंस माना जाता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। वो रीजन वही है कि अलग अलग टाइम लाइन में अलग अलग टाइम होता है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे द जियोग्राफिकल डिस्टेंस ऑफ द स्टेट। मैंने आप लोग को बताया था कि जो डिस्टेंस है मध्य प्रदेश का, वो ईस्ट टू वेस्ट जो है 870 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ जो है आपका 605 किलोमीटर है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है वो क्या है। तो ईस्ट से, मतलब कि ये वाला जो है ईस्ट से वेस्ट वाला वो 870 है, और नॉर्थ से साउथ वाला जो है वो आपका 605 किलोमीटर है। चलो इतनी बातें आपको याद रखना है, ये सब आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, इन फ्यूचर आपसे रिपीट कर सकता है इन क्वेश्चन को, तो आपको ध्यान रखना है। चलो मैं इसको बना दे रहा हूं फिर से, जो मैंने उस टाइम में मिस्टेक किया था, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो है आपका शुरू हो रहा है रतलाम वाले हिस्से से, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से जो है राजगढ़ शाजापुर वाले हिस्से से जाएगा, सीहोर से, उसके बाद में भोपाल, विदिशा से होता हुआ ये आपका रायसेन है, फिर सागर है, उसके बाद में आपका दमोह है, कटनी है, जबलपुर है,
कटनी है, उमरिया है और शहडोल है। ठीक है, शहडोल और ये वाला हिस्सा हो गया आपका अनूपपुर। तो इस तरीके से जो है 14 डिस्ट्रिक्ट आप यहां से काउंट कर सकते हो। कुछ छूटा क्या? अच्छा, अनूपपुर नहीं है यार, सॉरी, अनूपपुर नहीं है ना। एक सेकेंड। और अगर हम बात करें, ये जो आईएसटी लाइन है तो ये कुछ ऐसे गुजरता है जो कि सिंगरौली से होकर के जाएगा। तो ये आपका आईएसटी हो गया जो कि 82.5 डिग्री है, और ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री। अप्रॉक्स डेटा आपको याद रखना है, तो ये दोनों को याद रखना है। और मध्य प्रदेश में ये क्रॉस नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर चला गया है, तो ये क्रॉसिंग नहीं है, बस यहां से जाकर के खत्म हो जाता है ये वाला हिस्सा। तो ये जाके छत्तीसगढ़ में क्रॉस करता है, बेसिकली सूरजपुर करके एरिया है उस क्षेत्र में जो है ये क्रॉस करेगा। चलो, तो यहाँ पे जो है आईएसटी जो पास होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिंगरौली है, और यहां से 14 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगरौली का एकमात्र वो एरिया है आईएसटी के लिए। नेक्स्ट है द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ इज मंगलनाथ। एक चीज ये भी एग्जाम में आया हुआ है, उज्जैन का जो मंगलनाथ है वो उसको माना जाता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थ। अब ये सिर्फ जो है मान्यता है समझो, या बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफिकल या जो एक डेटा निकल के आता है उसके हिसाब से ऐसी मान्यता है कि जो मंगलनाथ है उज्जैन का, उसको माना जाता है पूरे दुनिया का जो है सेंटर पॉइंट माना जाता है। ये उज्जैन है, इस पॉइंट पे जो है आपका मंगलनाथ का एरिया है, और उसको अर्थ का, पृथ्वी का जो है मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट माना जाता है, मध्य बिंदु माना जाता है। ठीक है, उसी तरह से द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रेजेंट इंडिया, हालांकि इसको भी पहले अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, अखंड भारत का सेंटर पॉइंट कौन सा है, या इंडिपेंडेंट इंडिया का वो सेंटर पॉइंट कौन सा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आपको फिलहाल एक चीज याद रखना है, सेंटर पॉइंट ऑफ या सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रेजेंट इंडिया इज विदिशा। विदिशा को माना जाता है आज का जो भारत है उसका सेंट्रल पॉइंट, विदिशा को। ठीक है, मध्य बिंदु। और अर्थ का जो है माना जाता है इसको मंगलनाथ, जो कि उज्जैन को माना जाता है। सागर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सागर जो है वो मध्य प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु कहलाता है। तो ये तीनों का नाम याद रखना है, और तीनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का सागर है, अगर वर्तमान भारत की बात करें तो विदिशा है, और अगर अर्थ की बात करें तो उज्जैन का जो मंगलनाथ वाला पॉइंट है वो जो है सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। ठीक है, कितना टाइम हुआ? चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता क्या है? भूगर्भिक संरचना इसको कहा जाता है। अब देखो, एक चीज याद रखना है, भूगर्भ का मतलब है जो जमीन के अंदर है। कोई भी एरिया जो है, इस तरह से अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो अगर कोई भी एरिया जो है अलग अलग संरचनाओं से भरा हुआ है, मतलब कि ये सरफेस है आपका, ऊपर जो है जियोग्राफिकल जो है स्ट्रक्चर बोला जाता है, जैसे कहीं पे पठार है, पहाड़ है, माउंटेन है, वो सब जो है आपका जियोग्राफिकल जो है स्ट्रक्चर कहलाता है। और दूसरा ये है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो कि सरफेस के अंदर की चीजें हैं, मतलब किस टाइप से यहाँ पे पत्थर है, मिट्टी है, ये सब चीजें जो है आपका भूगर्भिक संरचना, या फिर आपको ये कहलाता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो दो टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, एक है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका भूगर्भिक संरचना।
ठीक है। अब जैसे कि मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एरिया है जो कि सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश एक उच्च भूमि कहलाता है, उच्च प्रदेश कहलाता है, क्योंकि इसका सी लेवल से जो है इसका हाइट ज्यादा है इसके आसपास के जितने भी राज्य हैं उससे, इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैकल रेंज है, प्लाटो एरिया है, बहुत सारे यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों की वजह से जो है इसका जियोग्राफिकल जो सिनारियो है या जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अगर हम देखें तो अगर हम बात करें इसके जियोलॉजिकल या फिर भूगर्भिक संरचना की, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना है कि इसमें किस किस टाइप के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, किस किस टाइप के जो है यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहां किस टाइप के मिट्टी होंगे और किस टाइप के फसलें होंगी। ठीक है, चलो तो भूगर्भिक संरचना में कुल मिला के हम सरफेस के अंदर की चीजों के बारे में बात करते हैं। और आप लोगों ने जरूर जियोलॉजी पढ़ा है तो इसके बारे में बेहतर आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो मैं ज्यादा उतना टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं, हम बस बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस तरह के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश के मैप को थोड़ा सा आप लोग यूज टू हो गए होंगे, ध्यान आ गया होगा। कुछ इस तरह से जो है इसका सपोर्ट लेके हम बात करते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि देखो हर रॉक सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है उसके फैक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन कौन से रीजन में है किस किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। ये अपने आप में लंबा चौड़ा एक चैप्टर बन जाता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उतनी ही चीजों के बारे में ध्यान रखो। क्योंकि मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे बस आपको रॉक सिस्टम्स के बारे में बात करना है, कौन से रीजन में है, कौन से मिनरल है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला यहाँ का रॉक सिस्टम है वो है आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, या आर्कियन रॉक टाइप जिसको हम बोलते हैं। तो आर्कियन रॉक सिस्टम में जो है एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत पहले जब एक तरह से सबसे पुराना जो है रॉक सिस्टम या सबसे हार्डेस्ट जो है रॉक सिस्टम इसको माना जाता है। इसको हम आद्य महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। तो पहला चीज तो यही है, आर्कियन रॉक टाइप को ही आद्य महाकल्प बोला जाता है। मध्य प्रदेश के हिस्से की बात करें तो जितना भी बुंदेलखंड का खंड वाला हिस्सा है, अब बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वो ये वाला क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि भिंड वाला का कुछ हिस्सा, भिंड का क्षेत्र हो गया, ग्वालियर का कुछ क्षेत्र हो गया, ये दतिया वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा शिवपुरी का कुछ हिस्सा हो गया, है ना। और ये पूरा हिस्सा जो है ऐसे करके आप बोल सकते हो कि ये छतरपुर या उत्तर प्रदेश के साथ का जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है आपका बुंदेलखंड का हिस्सा कहलाता है, या बुंदेलखंड का जो है पठारी वाला क्षेत्र कहलाता है इसको। ठीक है, तो ये पूरा हिस्से में जो है ज्यादातर मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है आपका आद्य महाकल्प या आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, भिंड इसमें, दतिया है, शिवपुरी है ना। इसके अलावा टीकमगढ़ है, छतरपुर का एरिया है, और निवाड़ी का क्षेत्र है। ये पूरा हिस्सा आपका बुंदेलखंड कहलाता है। तो इसी रीजन में है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम। अब किस टाइप का मार्बल मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है, तो एक तो मार्बल है, यहाँ पे ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, क्वार्जाइड है। तो ये जो मिनरल्स है ये सारे उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जिस क्षेत्र में आर्कियन रॉक टाइप के सिस्टम होंगे या शैल समूह यहाँ पे जो होगा। तो यहाँ का जो है मिनरल भी डिपेंड करता है आर्कियन पे। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पहली बात यहाँ पे ये है कि इसमें ये जो है मोस्ट एंशिएंट रॉक सिस्टम कहलाता है दुनिया के केस में। अगर हम देखें पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन जो है शैल समूह ये माना जाता है या रॉक सिस्टम माना जाता है। दूसरा है फाउंड इन द नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है आपके नॉर्थ के क्षेत्र में या नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र या नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र में, मतलब ऊपरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का जो अपर हिस्सा है उसी हिस्सा में जो है ये पाया जाता है, बुंदेलखंड रीजन वाला हिस्से में। ठीक है, इट इज द डोमिनेंट रॉक टाइप इन मध्य प्रदेश। तो आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारा हिस्सा है जो कि डोमिनेट करता है आर्कियन रॉक सिस्टम। हालांकि ये सबसे ज्यादा नहीं है यहाँ पे, मैं अभी बताऊंगा जो पुराना रॉक सिस्टम है उसमें विंध्यन, कडप्पा ये ज्यादातर फैला हुआ है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, लेकिन आर्कियन रॉक सिस्टम भी बहुत हिस्से में पाया जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बोला गया है इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश। अब एरिया वाइज इसको जो है लार्जेस्ट एरिया बोला गया है जो कि सबसे ज्यादा हिस्से को कवर करता है। सो
क्योंकि ये दुनिया में सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ बुंदेलखंड में तो मेनली पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ हिस्से और भी हैं मध्य प्रदेश के जहां पाए जाते हैं। तो ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश का। लैक्स द प्रेजेंस ऑफ फॉजिल, किसी भी तरह का इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये जीवाश्म रहित है। अब जीवाश्म रहित है होने का मतलब क्या है, बहुत सारे रॉक सिस्टम जो क्या है, प्राचीन समय में जो पशु मर जाते थे या जो वनस्पति है वो दब जाता था, जो वो है उसमें जो है ज्वालामुखी वजह से, तो वो अंदर में जब जमीन के बहुत सालों तक रहते हैं उसकी वजह से जो है कुछ बहुत सारे रॉक सिस्टम बने हैं। लेकिन आर्कियन वैसा रॉक सिस्टम नहीं है, तो इसलिए याद रखना है कि ये रॉक सिस्टम में किसी भी तरह का जीवाश्म नहीं है और इसीलिए इसको जीवाश्म रहित बोला जाता है, लैक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल बोला जाता है। तो ये चीज कोई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब बेसिकली आप पूछोगे कि अगर जीवाश्म नहीं है तो किस टाइप से बना है, तो ये कूलिंग की वजह से बना है, क्योंकि जो लिक्विड लावा होता है उसका जो डिपोजिशन होता है या जो उसके शैलो एरिया में, उसकी वजह से जो है ये बनता है। तो ये आर्कियन रॉक सिस्टम बेसिकली उसी का नतीजा है, जीवाश्म की वजह से ये नहीं बना है, ठीक है। क्या बातें ध्यान रखना है, आद्य महाकल्प या आर्कियन रॉक सिस्टम बुंदेलखंड रीजन में है, मार्बल इसमें पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, क्वार्जाइट पाया जाता है, ये मेनली जो है यहाँ के मेजर मिनरल्स है इस एरिया के। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का कवर करता है। धारवाड़ सिस्टम है जो कि सेकेंड यहाँ का रॉक सिस्टम है, इसके 3 अलग अलग सीरीज पाए जाते हैं धारवाड़ के। ठीक है, जिसमें से पहला है चिल्फी सीरीज। हालांकि देखो आर्कियन रॉक सिस्टम के भी अलग अलग सीरीज पाए जाते हैं, लेकिन अब सारी चीजें हमें डिटेल में बात नहीं करना है, जितना हमारे एग्जाम से जरूरी है उतना ही याद करना है। तो धारवाड़ सिस्टम में चिल्फी सीरीज पाया जाता है, ये बालाघाट का क्षेत्र है। और इसके अलावा जो है बालाघाट और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हिस्सा है जिसमें धारवाड़ सिस्टम पाया जाता है। सौसर सीरीज है जो कि छिंदवाड़ा के हिस्से में जो है पाया जाता है, जो कि अब वर्तमान में आप ये बोल सकते हो कि पांढुर्ना वाला क्षेत्र भी इसमें आएगा। बिजावर जो सीरीज है वो भी इसमें आता है, जो कि बुंदेलखंड का जो रीजन है उस हिस्से को बिजावर सीरीज कहते हैं। तो बेसिकली धारवाड़ के अलग अलग सीरीज पाए जाते हैं, इस तरह से श्रृंखलाएं पाई जाती है इसमें। मिनरल की बात करें तो यहाँ पे सिस्ट, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, मार्बल ये सब तो है ही। इसको एक सेकेंड यार, ये शायद रिपीट हो गया, चलो इसको हटा देना। मेनली यहाँ पे जो है ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पाया जाता, क्योंकि धारवाड़ जो है बेसिकली आर्कियन रॉक सिस्टम जब टूटता है ना, उसी की वजह से धारवाड़ सिस्टम जो है बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिस्ट, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, मार्बल नहीं पाए जाते, ये सब पाया ही जाता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है आयरन में। हालांकि मैग्नीज भी इसमें आएगा यार, क्योंकि मैग्नीज के लिए स्पेशली जाना जाता है मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तो मैं थोड़ा सा इसको कर दूं, ठीक है। तो मैग्नीज भी है इसमें, इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैग्नीज और आयरन ओर के लिए जाना जाता है धारवाड़, क्रोमियम के लिए जाना जाता है, कॉपर के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है, माइका के लिए जिसको आप अब्रक बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि जितने इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो सब धारवाड़ रॉक सिस्टम से ही बनते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है ये बहुत वो है कीमती रॉक सिस्टम है, आप बोल सकते हो, क्योंकि इससे बहुत सारा जो है अलग अलग जो आयरन है, अलग अलग मिनरल्स है वो इससे क्रिएट होता है धारवाड़ रॉक सिस्टम से, ठीक है। आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, कॉपर है, यूरेनियम है, माइका है, ये सारे मिनरल्स को सपोर्ट करता है धारवाड़ रॉक सिस्टम। बालाघाट का क्षेत्र इसमें आएगा, छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, जबलपुर का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश का, ये सब इसमें आता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बालाघाट का क्षेत्र है, ठीक है, छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, और अब जो पांढुर्ना वाला क्षेत्र है वो भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है। हालांकि जबलपुर का भी बहुत सारा हिस्सा जो है इस तरह के रॉक सिस्टम का, सिवनी का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो ये सारे हिस्से जो है आपके अलग अलग सीरीज क्रिएट करता है, जिसमें आपका चिल्फी सीरीज है, आपका ससौर सासौर वाला सीरीज है, और सौसर वाला सीरीज है, सॉरी, और बिजावर सीरीज है। तो ये सब सीरीज मिला करके इन तीनों क्षेत्रों को ये सपोर्ट करता है, स्पेशली छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर का हिस्सा। क्रिएटेड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द आर्कियन रॉक सिस्टम। जो आर्कियन रॉक सिस्टम डिपोजिशन होता है, अपने क्षेत्र से खसकता है, उसमें जो टूटना होता है, इरोजन जो होता है, उसकी वजह से ही रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम के टूटने से ही धारवाड़ का निर्माण हुआ है। इसमें भी क्योंकि ये आर्कियन से ही बना
भी फॉसिल नहीं है, जीवाश्म रहित है। तो ये दोनों सिस्टम को एक ही टाइप से थोड़ा सा मिलता जुलता है। आर्कियन रॉक सिस्टम सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, सबसे हार्डेस्ट रॉक सिस्टम है और सबसे लार्जेस्ट एरिया में जो है फैला हुआ है, या लार्जेस्ट एक्सपैंड जो है वो है रॉक सिस्टम है। किसी भी क्षेत्र की बात करें मध्य भारत में जो है कंप्लीटली आर्कियन रॉक सिस्टम का डोमिनेंस है। इसके बाद में इसी से टूट करके बनता है धारवाड़ रॉक सिस्टम। तीसरा यहाँ पे रॉक सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं पुराना सिस्टम। तो देखो पुराना सिस्टम जो है एक रॉक सिस्टम है जिसके अंतर्गत दो चीजें आती है, एक तो कडप्पा और दूसरा कहलाता है विंध्यन। कुडप्पा भी कहते हैं या कडप्पा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पुराना रॉक सिस्टम है ये आता है आपके पन्ना, बिजावर जो ग्वालियर के क्षेत्र में पड़ता है, इन क्षेत्रों में खासतौर पे ये फैला हुआ है, जो कि कुडप्पा रॉक सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो पुराना का कुडप्पा के लिए पन्ना, बिजावर जो कि ग्वालियर में है। कैमूर क्षेत्र और भांडेर क्षेत्र, रीवा रेंज, ये तीनों रेंज जो है विंध्यन रॉक सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। क्रिएटेड ड्यू टू द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन नीज एंड धारवाड़ रॉक सिस्टम। जो जैसे कि मैंने कहा कि आर्कियन जब टूटता है तो वो धारवाड़ बनाता है, और उसी की तरह जो है आर्कियन टूट करके पुराना सिस्टम भी बनाया है। और साथ ही साथ धारवाड़ का जो टाइम है, देखो ये सब अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में बने हुए हैं, ठीक है। तो आर्कियन के बाद में धारवाड़ आता है और धारवाड़ के बाद में पुराना रॉक सिस्टम आता है। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम, नीज रॉक सिस्टम और आर्कियन जब टूटता है तब जाके पुराना रॉक सिस्टम जो है बनता है, ठीक है। द पुराना रॉक ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला है यहाँ पे कडप्पा और दूसरा है विंध्यन। तो आप देख सकते हो ये पाया जाता है आपके स्पेशली जो है पन्ना, जबलपुर, इस हिस्से में पन्ना और ग्वालियर, जबलपुर और रीवा वाले रेंज में जो है ये पाया जाता है कुडप्पा। ये स्पेशली जाना जाता है आपके सैंड स्टोन के लिए और क्वार्जाइट के लिए, लाइम स्टोन के लिए। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्जाइट, इन तीनों को जो है सपोर्ट करता है कडप्पा रॉक सिस्टम। इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम कुडप्पा जिला। एक आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, उसी से इसका नाम बना है कुडप्पा रॉक सिस्टम, जो स्पेशली जाना जाता है इस रॉक सिस्टम के लिए। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कुडप्पा रॉक सिस्टम किस राज्य के किसी जिले से इंस्पायर्ड है, तो वो कुडप्पा जिला आंध्र प्रदेश से है। द कुडप्पा रॉक आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन एमपी। देखो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है, तो वो तो आर्कियन समूह का ही रॉक सिस्टम है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ये पुराना रॉक सिस्टम, क्योंकि नाम में ही पुराना है तो याद रखना आसान है, ओल्डेस्ट माना जाता है इसको। और सेकेंड लार्जेस्ट भी है, मतलब कि अगर हम फैलाव या एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे ज्यादा आर्कियन है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट में जो है आपका यही पुराना रॉक सिस्टम है, क्योंकि इसमें दो समूह हैं, कुडप्पा और विंध्यन, ठीक है। अगर हम विंध्यन की बात करें तो ये सपोर्ट करता है सैंड स्टोन को, बलुआ पत्थर जिसको हम बोलते हैं, बलुआ पत्थर, इस टाइप के मिनरल को सपोर्ट करता है विंध्यन रॉक सिस्टम। ये रीवा के क्षेत्र में स्पेशली पाया जाता है, और जो रीवा वाला इलाका है उन क्षेत्रों में विंध्यन। ये डेवलपमेंट ऑफ द विंध्यन रॉक सिस्टम टुक प्लेस आफ्टर द कुडप्पा रॉक सिस्टम। पहले कुडप्पा हुआ, देन उसके बाद में उसी से बना है आपका विंध्यन रॉक सिस्टम। रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू द में है, ये फैला हुआ है रीवा से लेकर चंबल तक, राजस्थान का क्षेत्र। सेकंड लार्जेस्ट रॉक ग्रुप फाउंड इन मध्य प्रदेश, तो ये सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है। हालांकि दोनों के केस में है ना, सेकंड लार्जेस्ट का मतलब पूरा टोटल पुराना सिस्टम है, तो उसमें विंध्यन भी आएगा, कुडप्पा भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका पन्ना वाला क्षेत्र है, रीवा वाला क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा जो है, यहां से सीरीज फैला हुआ है राजस्थान तक, है ना। तो याद रखना है, हालांकि ये राजस्थान की अलग बात है, कि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपका रीवा वाले क्षेत्र से फैला हुआ है, और ये कुछ हिस्से इस तरह से बनाता है। तो आप इसीलिए देखोगे कटनी का जो लाइम स्टोन है वो फेमस है, क्योंकि वो भी इसी सेक्शन में आता है, इसीलिए इसको जाना जाता है। तो जबलपुर रेंज, रीवा रेंज और पन्ना रेंज, ये तीन तरह का रेंज जो है यहां से कुल मिलाकर के आपके पुराना रॉक सिस्टम का बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आर्यन रॉक सिस्टम, और बेसिकली आर्यन रॉक सिस्टम का ही एक हिस्सा है गोंडवाना रॉक जो बोलते हैं, ठीक है, गोंडवाना समूह।
अब ये गोंडवाना जो समूह है ये स्पेशली कोयले के लिए भी जाना जाता है, और कुछ जगह में जो है ये गोंडवाना रॉक सिस्टम से जो है आयरन और कॉपर यूरेनियम इस तरह की चीजों को भी सपोर्ट करता है। हालांकि ये जो है आपका एक तरह से बोलना चाहिए कि गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है कोयले को भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है। चलो इसको एडिट करके मैं डाल दूंगा। तो इसको याद रखना है, गोंडवाना जो समूह है वो कोयले के लिए भी जो है जाना जाता है, स्पेशली कोयले के लिए जो है गोंडवाना समूह जो है स्पेशली जाना जाता है। इसीलिए जो है गोंडवाना रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ में स्पेशली जो है आपके जितने भी मेटेलिक जो मिनरल्स है वो सपोर्ट करता है। चलो, द आर्यन रॉक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस रॉक ग्रुप्स सच ए जुरासिक, इसके अलावा जो ट्रायजिक और गोंडवाना जो टाइम है उसके हिसाब से अलग अलग इसके 3 हिस्से हैं आर्यन के, ठीक है। जुरासिक है, ट्रासिक है और गोंडवाना है। मध्य प्रदेश में स्पेशली पाया जाता है गोंडवाना रॉक सिस्टम, आर्यन समूह का ही एक रॉक सिस्टम है। स्पेशली सतपुड़ा और बघेलखंड वाला जो प्लाटो रीजन है इस क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। बघेलखंड वाला रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बुंदेलखंड वाला नहीं, ठीक है। बुंदेलखंड का जो मैंने बताया आर्कियन रॉक सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, ये बघेलखंड वाला हिस्सा है जो कि उसके निचला हिस्सा है, ठीक है। अब गोंडवाना रॉक सिस्टम आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, बहुत सारा जो है मिनरल के लिए ये सपोर्ट करता है, जैसे आयरन और कोल तो है ही, आयरन है, कॉपर है, यूरेनियम है, सैंडस्टोन है, इस टाइप की चीजें। पुराना रॉक सिस्टम में फॉजिल, हाँ यार पुराना रॉक सिस्टम में फॉजिल होता है, तो याद रखना है इसको, पुराना रॉक सिस्टम में फॉजिल पाया जाता है। तो ये फॉजिल रहित नहीं है बल्कि ये फॉजिल इसमें होता है। उसी तरह से गोंडवाना भी में भी और आर्यन रॉक सिस्टम में भी जो है ये फॉजिल वाला है। ठीक है, तो ये स्पेशली आपके सिंगरौली वाला क्षेत्र या जो ये वाला हिस्सा है, मतलब ईस्टर्न पार्ट है, इसको जो है जाना जाता है स्पेशली गोंडवाना रॉक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे रॉक सिस्टम यहाँ पे है, जैसे क्रिटेशियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो बाघ वाला जो क्षेत्र है, लमेटा सीरीज बोलते हैं, बाघ सीरीज बोलते हैं, और मालवा वेल्केनो बेड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये 3 जो है क्रिटेशियस वाला सेक्शन में जो है, हालांकि देखो गोंडवाना में भी अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना ये सब होता है, लेकिन खैर यहाँ पे जो है स्पेशली अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि जो गोंडवाना इसमें कोल क्यों नहीं है, तो बेसिकली जो इसके 2 लेयर होते हैं या 2 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जिसको एक को बोला जाता है अपर गोंडवाना सीरीज बोला जाता है या अपर गोंडवाना ग्रुप बोला जाता है। इसी अपर गोंडवाना ग्रुप में स्पेशली कोयले का जो है ज्यादातर मिनरल्स कोयला इसमें अपर गोंडवाना में पाया जाता है। लोअर गोंडवाना में बेसिकली आपके आयरन, कॉपर, यूरेनियम, सैंडस्टोन, स्लेट्स ये सब जो है आपके लोअर गोंडवाना सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, क्रिटेशियस की अगर हम बात करें तो ये बाघ सीरीज, लमेटा सीरीज, मालवा वेल्केनो बेड इस टाइप से पाया जाता है। बेसिकली जो है क्रिटेशियस जो टाइम था या एरा था, क्रिटेशियस एरा कहा जाता है, उस टाइम में बहुत सारे इरोजन हुए जिसकी वजह से नर्मदा जो वैली है या नर्मदा घाटी का जो एरिया है उस कुछ हिस्से में जो है यहाँ पर ये क्रिटेशियस काल का जो है वो पाया जाता है। हालांकि इसी काल का डेक्कन ट्रैप भी है और एक टर्सरी सिस्टम भी होता है यहाँ पे। तो पहले क्रिटेशियस की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है लाइमस्टोन को, सैंडस्टोन को, ग्रीट को, क्ले स्टोन जो होता है, और फॉजिल्स जो है इसमें पाए जाते हैं आपके क्रिटेशियस सिस्टम में। अगर हम बात करें कैन बी सीन इन द निमार एंड जो मालवा रीजन है, तो मालवा जो मध्य प्रदेश का जो आगर मालवा वाला क्षेत्र है और मालवा जो रीजन है उस सीरीज में जो है या उस एरिया में जो है स्पेशली पाया जाता है आपका क्रिटेशियस सिस्टम। वैली हैज फाउंड ट्रेसेस ऑफ दिस रॉक सिस्टम, जो नर्मदा वैली है उस मतलब कि जो घाटी एरिया होता है, इन घाटी क्षेत्रों में भी जो है इसके ट्रेसेस पाए जाते हैं। अब ट्रेसेस है इसका मतलब यह है कि बहुत कम हिस्सा में जो है पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप की बात करें तो बेसिकली डेक्कन ट्रैप जो लावा होता है, जब लावा पिघलता है तो उसकी वजह से जो है उसका ठंडा जब होता है तो ये एक तरह का रॉक बना लेता है। डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये आपके इंदौर का क्षेत्र, भोपाल का क्षेत्र और खास तौर पे जो है पश्चिमी वाला क्षेत्र है, जबलपुर डिवीजन वाला, मतलब जबलपुर का पश्चिमी हिस्सा,
उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है आपका डेक्कन ट्रैप। ये बॉक्साइट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है डेक्कन ट्रैप लावा से बना हुआ है और ठंडे लावा से, वोल्केनो जब ठंडा होता है तब उसके बनता है। डेवलप्ड ड्यू टू द डीप डिपोजिट्स ऑफ द थिक बेसाल्ट लावा। बेसाल्ट लावा जो होता है जो कि वोल्केनो से बना है उससे ये बनता है आपके, और ये भी क्रिटेशियस पीरियड का ही रॉक सिस्टम है ना, क्रिटेशियस सिस्टम का ही रॉक सिस्टम है। तो ये बॉक्साइट को सपोर्ट करता है। एक है आपका टर्सरी सिस्टम, तो ये नर्मदा वैली या घाटी जो सोन नदी घाटी है उस क्षेत्र में पाया जाता है, बघेलखंड रीजन में। अब इसमें खास तौर पे आपको ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मध्य प्रदेश में जो है टर्सरी का कुछ हिस्सों में पाया जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है कौन कौन सा घाटी है, नर्मदा घाटी और सोन नदी घाटी और बघेलखंड रीजन में ये टर्सरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ को एक बार रेफर कर लेना और मैं अपलोड कर दूंगा, तो एक बार और देख लेना। कुल मिलाकर के जो है इतने रॉक सिस्टम से ही क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि हर एक रॉक सिस्टम का अपना बहुत बड़ा बड़ा वाला सेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो बात किया जा सकता है, लेकिन मैंने उन्हीं पॉइंट को डिस्कस किया है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपको जानना ही है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन्हीं चीजों को मैंने बताया। आपसे कोई एग्जाम में क्या पूछ सकता है, आपसे बस पूछ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है मध्य प्रदेश में, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है ना। आपसे बोल सकता है पुराना रॉक सिस्टम का हिस्से में मध्य प्रदेश में कौन कौन सा रॉक सिस्टम बनता है, तो आपको याद रखना है कि विंध्यन बनता है, कुड़प्पा बनता है ना। कुड़प्पा कौन से मिनरल को वो सपोर्ट करता है, क्रिटेशियस कौन से मिनरल को सपोर्ट करता है, गोंडवाना कौन से मिनरल्स को सपोर्ट करता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे रीजन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में किस टाइप के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, है ना। तो बस इन्हीं चीजों को आपको इस चार्ट से, इस टेबल से आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीजें मैंने स्किप किया है, बाकी चीजें को मैंने छोड़ दिया है, तो आपको भी यही करना है, बस मेनली जो चीजें हैं उन्हीं को ध्यान रखना है। चलो आज का हो गया, कल से हम बात करेंगे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि एक तो होता है सरफेस के नीचे का हिस्सा और ऊपर होता है सरफेस के ऊपर। तो ऊपर में हम बात करेंगे जो भी यहाँ के माउंटेन्स, पीक वगैरह है, माउंटेन है, सरफेस कैसा है, पठारी क्षेत्र कौन सा है, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो जियोग्राफी का ये जो सेक्शन है वो मान के चलो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे यहाँ का सॉइल है, मिट्टी है और क्लाइमेट है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो कल तो खैर संडे है, मंडे को हम जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं मंडे के क्लास में। आज सैटरडे है ना, चलो।